Hello everyone, I am Rajiv Chauhan and I welcome you all on your channel UPSC with Rajiv Chauhan. Now, recently you must have heard the news that Naxalite attack was there and 10 of our brave CRPF soldiers were martyred. Therefore, it occurred to me that I should make a video on Naxalism. Do remember, this video is not like any video which would give you only about Naxalism. Only they will tell you about Naxalism. इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे. डिफरेंट पार्ट्स में वीडियो आएगा, 2 पार्ट में वीडियो आएगा, जिसमें पार्ट 1 में हम उनका आइडियोलॉजिकल बेसिस समझने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, तो नक्सलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट अगर हम देखते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है और इतना कॉम्प्लेक्सिटी इसमें इन्वॉल्व है कि इसको अगर एक नजर से देखें तो ये बुरा लग सकता है. अगर सेम पर्सपेक्टिव में अगर वेंटेज पॉइंट चेंज कर ले हम तो हमें ये सही भी लग सकता है. और चाहे वो गलत हो सही हो वो अलग मुद्दा है, बात की बात है. लेकिन मेन मटेरियल मुद्दा ये है कि हमारे ही लोग हमारे ही सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करते हैं और कभी नक्सल मारे जाते हैं, कभी इनोसेंट मारे जाते हैं, कभी आर्म फोर्सेस वाले लोग शहीद हो जाते हैं. इसीलिए इसको समझना बहुत गहराई से, बहुत क्लैरिटी से बहुत जरूरी है ताकि एक पर्सपेक्टिव मिले हमें. तो कोई भी मुद्दा अगर नक्सलिज्म हमें समझना है तो हमें 3 चीजों में समझना होगा. उसका आइडियोलॉजिकल बेसिस क्या है, पहला चीज. दूसरा चीज कि उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है. और तीसरा चीज ऐसा वो क्या सरकमस्टेंसेस था, वो क्या सिचुएशन था, क्या कमी थी, क्या डिसग्रंटलमेंट था लोगों का को कि उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया जो कि आर्म रिबेलियन है अगेंस्ट द स्टेट. तो ये सब चीज को हम 1 बाय 1 समझेंगे, बाइफरकेट करके समझेंगे. इस वीडियो में मैं पहला 2 जो पक्ष है, साइड है, उसको समझाऊंगा. फर्स्ट वन इज योर आइडियोलॉजिकल, सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल, और सर्कमस्टेंशियल जो चीजें थी, जो कारण था, वो मैं दूसरे वीडियो में आपको समझाऊंगा. चलिए, तो सबसे पहले आते हैं कि इसका आइडियोलॉजिकल बेसिस क्या है. ये एक बहुत इतने लंबे समय से 1967 से लेके अभी तक 2023 तक ये लगातार चलता आया है. कभी वैक्सिंग फेज में होता है, कभी वेनिंग फेज में होता है, कभी ज्यादा एक्टिविटी बढ़ जाता है, कभी कम एक्टिविटी हो जाता है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूटी में रहा है. हजारों लोग मारे गए हैं इस प्रोसेस में. तो इतना लंबा चल रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इसका आइडियोलॉजिकल बैकिंग होगा. तो आइडियोलॉजिकल बैकिंग क्या है वो हम समझते हैं. तो देखिए, इनका जो आइडियोलॉजिकल बैकिंग के बारे में बात करेंगे तो हमें समझना पड़ेगा कार्ल मार्क्स को. कार्ल मार्क्स को अगर हम अच्छे से समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या है मुद्दा. कार्ल मार्क्स एक जर्मन बॉर्न फिलोसोफर हैं जो इंग्लैंड में रहे हैं बाय एंड लार्ज, लगभग उनका पूरा जीवन. मार्क्स कहते थे कि हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल. तो जब वो कहते हैं क्लास स्ट्रगल तो उसका मतलब क्या है, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो हिस्ट्री है वो क्लास स्ट्रगल का हिस्ट्री है. तो पहले उन्होंने दिया कि पहले एक मास्टर थे और एक स्लेव था. दूसरा चरण में जब सेकंड पोर्शन में आए, जब सेकंड फेज में आए, तब 2 ग्रुप फिर से आ गए. एक था फ्यूडल लॉर्ड और एक था सर्फ्स, कॉमन मैन. थर्ड फेज में जब आए तब है कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट एंड काम करने वाला वर्कर्स. हर समय जो माइनॉरिटी है, आज के डेट में भी अगर कैपिटलिस्ट को हम देखते हैं, अमीर लोग को हम देखते हैं तो बड़ा चुनिंदा लोग हैं, गरीब लोग हैं वो वास्ट मेजॉरिटी में हैं. तो सवाल ये आता है कि ये जो हैंडफुल ऑफ माइनॉरिटी हैं वो कैसे मेजॉरिटी पे रूल किए. ये बहुत बड़ा सवाल है. कार्ल मार्क्स ने इसी को पॉइंट आउट किया कि ये जो रूल करने का जो उनका तरीका है वो तरीका ही बड़ा बेमिसाल तरीका है, फेनोमिनल वे. तो उन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी पे रूल करता है, वो एक सबसे तरीका, जो बेस्ट तरीका है, वो एक कॉन्शियसनेस क्रिएट करते हैं कि जो चल रहा है बेहतर है, थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ तो थोड़ा बहुत उसमें रिफॉर्म ले आ दिए. ये चीज धारणा वो बाय एंड लार्ज बना के चलते हैं. इसी को उन्होंने कहा कि फॉल्स कॉन्शियसनेस. ठीक है,
फॉल्स कॉन्शियसनेस उन्होंने पूरा क्रिएट किया है, जिससे कि मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी पे क्या करता है, पकड़ बना के रखता है। तो ये जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है कि जो आप जिस स्थिति में हैं वो स्थिति का कारण आप खुद हैं, कोई और नहीं है। वो स्थिति का कारण भगवान हो सकता है, वो स्थिति का कारण आपका खुद का इनेबिलिटी हो सकता है, और कोई बेहतर स्थिति में है, कोई अमीर है, कोई बेहतर स्थिति में, कोई मास्टर है, तो उसका स्थिति का कारण वो खुद है, वो बेहतर है, इसीलिए है। ये उन्होंने कहा कि एक गलत धारणा है, फॉल्स कॉन्शियसनेस है, ये गलत चेतना है, उन्होंने कहा फॉल्स कॉन्शियसनेस। अब सवाल आता है कि इस चेतना को, ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है, इसको किसने बनाया है? तो वो उन्होंने एक आइडिया दिया था बेस और सुपर स्ट्रक्चर का। तो मैं थियोरेटिकल पार्ट में नहीं जाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं इसका सिंप्लीफाइड वर्जन, सिंप्लीफाइड मीनिंग। सिंप्लीफाइड मीनिंग ये है कि वो कहते हैं चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो आइडियाज एंड आइडियोलॉजी जो सोसाइटी में दिया गया है, ठीक है, ऑर्डर के नाम पे, वो सब के सब ये जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है उसको क्रिएट करने में मदद करता है, और जो स्ट्रक्चर है समाज का उसको बरकरार रखने में मदद करता है। अब एक एग्जांपल मैं देता हूं कि मान लीजिए कि लोग कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें रिफॉर्म लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है वो लेबर पैदा करता है, मैनेजर पैदा करता है। एमबीए पढ़ के आप मैनेजर बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे नहीं ध्यान देता है, वो देता है कि इंडस्ट्री में जाके कैसे नौकरी मिलेगा। हमारे समाज में भी कहा जाता है, आज के डेट में भी कहा जाता है ये चीज कि जो कितने का पैकेज मिला, कौन से कंपनी में काम करते हो। तो नौकर वाला जो चीज है, टेंडेंसी, वो अभी भी है, और वो देन कौन है? एजुकेशन सिस्टम का। वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से फीड कर दिया गया है। यही वो कहते हैं कार्ल मार्क्स की, ये जो कॉन्शियसनेस जो हमारे दिमाग में फीडिंग हुआ है, इनको फीड किया है स्टेट ने, राज्य ने, सरकार ने, आइडियाज ने, आइडियोलॉजीज ने, रिलीजन ने, ये सब चीज मिलकर किया है। और ये सब चीज किसका बनाया है? ये सब चीज बनाया है कैपिटलिस्ट लोगों ने, जो माइनॉरिटी हैं उन लोगों ने बनाया। तो वही कहते हैं कि जब तक इस चेतना जो है गलत चेतना है, इसमें ये चीज लोग समझेंगे कि नहीं, जब तक ये ना लोग समझे कि ये चेतना गलत है, ये कॉन्शियसनेस गलत है, तब तक हम सही कॉन्शियसनेस नहीं ला सकते। तो यहीं पे कहते हैं कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि मतलब जितने भी माइनॉरिटीज है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव नथिंग टू लूज, द एंटायर वर्ल्ड इज योर्स, कम अप, स्टैंड अप, विन द वर्ल्ड। ये कहते हैं कार्ल मार्क्स कि तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है और पूरा विश्व है तुम्हें जीतने के लिए, खड़े हो जाओ। वही बोलते हैं कि समझो कि तुम्हारा ये खराब सिचुएशन है, तुम्हें कम पेमेंट मिलता है, तुम्हें कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, रात दिन तुम क्या करते हो? काम करते हो, रात दिन काम करते हो, और ये थिंकिंग है कि रिटायरमेंट के बाद हम 60 साल के बाद क्या करेंगे? अच्छा जीवन जिएंगे। तो ये सब जो थिंकिंग है इन इटसेल्फ इज फॉल्स कॉन्शियसनेस, गलत धारणा है। इसीलिए आप क्या करो? जागो, और जागो और रिवोल्ट करो, कहता है। अब रिवोल्ट वाला जो शब्द है ये समझिए थोड़ा, कार्ल मार्क्स ने कहा है, बड़ा गंभीर मुद्दा है। उन्होंने बोला था वायलेंट रिवोल्ट करो, वायलेंस, ताकत से रिवोल्ट करो बोला उन्होंने, आर्म रिबेलियन करो बोला। तो ऐसा क्यों बोला? बहुत लोग इसको देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। तो वो कहते थे कि ये जो पीस मिल अप्रोच है, ये कभी भी इस सिस्टम को तोड़ ही नहीं सकता है, बदल ही नहीं सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नॉट इस तरह से पीस मिल से नहीं चलेगा, हमें एक मिटियोरिक चेंज लाना है, एक क्वांटम जंप करना है, तो हमें रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा, वायलेंट रिवोल्यूशन होगा। और फिलॉसॉफिकली उसको ये समझाते हैं लोगों को, वो कहते हैं कि जो ओल्ड सिस्टम है उसी के पेट में, उसी के वूम्ब में नया सिस्टम पल रहा होता है, और जब नया सिस्टम पैदा लेता है तो खून निकलता ही है। उन्होंने मदर का एग्जाम्पल दिया कि मदर के अंदर बच्चा रहता है, और बच्चा जब पैदा लेता है तो मदर को कष्ट होता है, और जब बच्चा पैदा लेता है तब खून निकलता है। इसीलिए आपको भी वायलेंट रिवोल्यूशन करना होगा अगर इसको परिवर्तन करना है। तो उनका ये थिंकिंग था, उनका ये विचारधारा था। वो चाहते थे
कोर बेस लेवल पे वो ये चाहते थे ह्यूमन का इमेंसिपेशन हो। ये जो मेजॉरिटी हैं, जो वास्ट मेजॉरिटी है, जिनको की डिप्राइव कर दिया गया है, फॉल्स कॉन्शियसनेस लेके उनको स्लेव काइंड ऑफ बना दिया गया है, उनको स्लेवरी, उनको इस चेन से बाहर निकाला जाए, यहां से बाहर निकाला जाए और उनको फ्री किया जाए। क्योंकि ह्यूमन बीइंग आर बोर्न फ्री, दे शुड बी फ्री, बट समाज में आने के बाद उन्हें जाल 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 और जंजीर दिखता है सिर्फ। तो ये उनका विचारधारा था, इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन। ऑलराइट, अब ये विचारधारा था और इसके बाद फिर इस विचारधारा को प्रैक्टिकलिटी जिन्होंने दिया उनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। यह है उनका तस्वीर व्लादिमीर लेनिन का। इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया था। रशियन रिवॉल्यूशन आप लोगों ने सुना होगा, 1917 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन आया और रशियन रिवॉल्यूशन ड्रामेटिक चेंज लाया सोसाइटी में। और वो लाने वाले व्यक्ति कौन है? व्लादिमीर लेनिन। लेनिन ने जो मार्क्स का सिद्धांत था उसको लगभग एक तरह से इंप्लीमेंट किया। तो रशिया उस टाइम में था, बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं था, तो सिर्फ वर्कर्स से काम नहीं चलता। मार्क्स ने कहा था कि सिर्फ वर्कर्स को यूज करो और कॉन्शियसनेस जो आएगा वो खुद से कॉन्शियसनेस आ जाएगा, उसमें कोई पार्टी बनाने का जरूरत नहीं है, कोई आइडियोलॉजी लाने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतरे तब इनको लगा कि भाई रशिया में तो बहुत कम इंडस्ट्री है, तो वर्कर्स बहुत कम है, तो सिर्फ वर्कर को लेके अगर हम रिवॉल्यूशन करेंगे तो रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल नहीं होगा, हमें जो जार का गवर्नमेंट था वो दबा देगा, खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि वर्कर के साथ पेजेंट को भी लिया। तो वहीं से जो सिंबल आप देखते हैं कचिया और हथौड़ी का, सिकल एंड हैमर का जो सिंबल दैट यू फाइंड, दैट सिंबल केम फ्रॉम दैट। हैमर मीन्स वर्कर्स एंड सिकल मीन्स योर पेजेंट्स, द फार्मर्स। ऑलराइट, तो इन्होंने दोनों को जोड़ा। सेकेंडली, जो मार्क्स कहते थे कि खुद ब खुद कॉन्शियसनेस जनरेट होगा कि जो हमारा जो प्लाइटफुल सिचुएशन है, वो प्लाइटफुल सिचुएशन का जिम्मेदार जो है हम खुद हैं। ये धारणा उनको समझ में आएगा कि नहीं भाई ये गलत है, ये सिस्टम ने हमको ऐसा बना दिया है, अगर सिस्टम इतना डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होता तो हम भी अच्छे होते। ये खुद ब खुद आने को कहता था। लेकिन लेनिन ने देखा कि भाई खुद ब खुद नहीं आ सकता है, तो उन्होंने बोला कि एक आइडिया दिया कि पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का आइडिया दिया, वेंगर्ड पार्टी, जो कि जाएंगे सब लोग के पास और बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या है, तब जाके आएगा। तो ये सब एडॉप्ट किया उन्होंने और उन्होंने एक पार्टी बनाया, कम्युनिस्ट पार्टी, और उन्होंने रिवॉल्यूशन लाया, सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन हो गया, मैसिव चेंज हो गया। अब ये रिवॉल्यूशन पूरा दुनिया में आग की तरह फैल गया कि ऐसा भी हो सकता है, मार्क्स का सिद्धांत सही हो सकता है, मेजॉरिटी रूल कर सकता है। ये इंपैक्ट किया वर्ल्ड को लाइक नन अदर, बहुत जबरदस्त इंपैक्ट किया हर तरह से। तो भाई इंपैक्ट हुआ तो इंडिया भी इंपैक्ट होना चाहिए। पर्टिकुलरली ये जो सिद्धांत है, ये जस्टिस पे बेस्ड सिद्धांत दिखता है, सबको बराबर का अधिकार है, कोई बड़ा कोई छोटा कैसे हो सकता है, इस पे है। कोई जन्म से ही अगर गरीब है और लाइफ टाइम गरीबी में ही रह जाए क्योंकि सिस्टम के मुताबिक, तो फिर तो हो गया काम। तो इसीलिए इसका इन्फ्लुएंस इंडिया जैसा कंट्री पे भी आया। तो इंडिया में भी जो उस टाइम में थे 1970s के बाद, ये मूव जो आइडियोलॉजी है बहुत लोगों ने इम्बाइब किया। इसी का डिफरेंट वर्जन है। तो हमारे जो लीडर्स, जो हीरोज हैं, चाहे नेहरू जी हो गए, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये लोग भी लेफ्ट लीनिंग थे, लेफ्ट आइडियोलॉजी के थे। लेफ्ट आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं मार्क्स का जो आइडियोलॉजी है उससे कहीं ना कहीं सामंजस्य रखते हैं। कंप्लीट सेम नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वर्जन डिफरेंट है, लेकिन हां कुछ ना कुछ उससे रखता है। तो ये लोग जो थे, ये लोग भी उसी विचारधारा के थे। ठीक है, तो इंडिया में भी बहुत सारा इस तरह से आया। और जब इंडिया में आपका हुआ तो इंडिया में भी बोला कि भाई कॉन्शियसनेस फैलाना है, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन यहां भी लाना है, रशिया में जो आया उसी तरह से। तो 1925 में, ठीक है, 1925 में ये तस्वीर है एम एन रॉय का। ठीक है, एम एन रॉय एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इंडिया के इतिहास का। एम एन रॉय ने कानपुर में 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बनाया, इनके साथ कुछ मिलके, इनकी वाइफ भी थी एवेलिन, मिलके उन्होंने
बनाया। उस टाइम में कानपुर का नाम के से नहीं होता था, कानपुर था, CAUNPORE, ये हुआ करता था। तो यहां पे उन्होंने बनाया। तो लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन बना है 1925 में, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे जो कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी थे, सोशलिस्ट जो थे, उन्होंने बहुत सारा रिवोल्यूशनरी मेथड यूज करके कोशिश किया कि भाई हम कुछ इंडिपेंडेंस दिलाए, काइंड ऑफ। जैसे कि पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस, तुम्हारा उसके बाद था मेरठ कॉन्स्पिरेसी, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। ये सब इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के पहले ही घटना ये सब घटी थी। चलिए अब यहां पे आते हैं कि सीपीआई बन गया, मतलब कि भारत में भी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। जैसा कि लेनिन कहते थे कि हम ये ऑर्गेनाइजेशन होगा कि एक वेंगार्ड काइंड ऑफ होगा, जो दूसरों को जाएगा और बताएगा क्या चीज की, कॉन्शियसनेस फैलाएगा कि सच्चाई क्या है, और उसके बाद सब मिलके हम लोग रिवॉल्यूशन करेंगे और खत्म करेंगे, नया सिस्टम बनाएंगे जिसका आधारभूत होगा, फाउंडेशन होगा जस्टिस। ओके, उसमें ह्यूमन बीइंग फ्री होंगे और सो मेनी थिंग्स। ओके, तो ये थिंकिंग था और ये बन गया। अब ये तो बन गया, उसके बाद जो इनका कंट्रीब्यूशन नेशनल मूवमेंट में भी रहा है, कहीं कहीं पे नहीं भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कहीं कहीं पे पार्टिसिपेट भी किया है। और लेकिन उनका बेसिक पर्पस था कि रशिया में जैसा रिवॉल्यूशन आया, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, वैसा हम लेके आए। तो एक कहा जाता, मतलब एक अगर कहूं मैं 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था जो क्विट इंडिया मूवमेंट पे जो गांधी जी ने लॉन्च किया था। कारण उसका क्या था कि इससे पहले जबकि उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट किया था, इसमें नहीं किया। उनका कहना था कि यूएसएसआर और इंग्लैंड दोनों मिलके लड़ रहे हैं नाजी जर्मनी हिटलर के खिलाफ। तो अगर हम यहां पे इंग्लैंड को के खिलाफ लड़ेंगे तो इंग्लैंड वीकेन होगा, इसका मतलब हम इनडायरेक्टली जर्मनी को सपोर्ट कर रहे हैं, और जर्मनी को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो यूएसएसआर को अपोज कर रहे हैं, तो कम्युनिस्ट को अपोज कर रहे हैं, और नाजी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह का विचारधारा, इस तरह का थिंकिंग उनके जहन में आया, और उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो दे केप्ट डिस्टेंस फ्रॉम 1942 मूवमेंट। ठीक है, अब हो गया आजादी, आजादी हो गया। अभी तक भी कम्युनिस्ट का बेस उतना नहीं हो पाया, गांधी जी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। तो इनका कुछ कुछ डिमांड था कि लाइक ट्रेड यूनियन मूवमेंट, मतलब भाई वर्कर्स के लिए डिमांड था कि वर्कर्स का कुछ अच्छा हो। ठीक है, संविधान में कुछ चीज डाला भी गया, उसके लिए सोशलिस्ट प्रोविजंस हैं। उसके बाद था कि पेजेंट्स के लिए जो फार्मर्स था उनके लिए मेजर जो डिमांड था कि लैंड रिफॉर्म का डिमांड। लैंड रिफॉर्म एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, उसके कारण से बहुत सारा चीज हुआ है, मैं बाद में जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा। तो फिर यहां तक हो गया। अब यहां होने के बाद अब थोड़ा सा चलते हैं 1950s और 60s में वर्ल्ड में क्या हो रहा था। स्टालिन के डेथ के बाद और माओ का इमरजेंस जब चाइना में हुआ, तो माओ एक बहुत बड़े लीडर थे। स्टालिन का 1953 में डेथ हो गया था। उसके बाद जो लीडरशिप डिफरेंट आए, तो एक यूएसएसआर और चाइना दो कम्युनिस्ट का मेजर सेंटर बन गया, और धीरे धीरे दोनों में तनाव दिखा कि देयर इज सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएसएसआर एंड चाइना। इन दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट सा दिख रहा था। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या था? कॉन्फ्लिक्ट था कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो है, या कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन जो थ्रू आउट वर्ल्ड लाना है, उसमें लीडरशिप का रोल का ये बात था, और था कि दोनों कौन सा मेथड एडॉप्ट कर रहा है। तो जब 1950s का एंड में देखेंगे और 1960s का इनिशियल्स में अगर देखेंगे, 1965 तक अगर आप 63 तक अगर बात करो, तो आपको दिखेगा कि रशिया जो है, वो रशिया मतलब यूएसएसआर उस टाइम का, उनका जो थिंकिंग था वो थोड़ा ग्रेजुअलिस्ट थिंकिंग था, रिवाइवलिस्ट टेंडेंसी थोड़ा था कि ग्रेजुअल वे में चलेंगे, आराम आराम से करेंगे। रिवाइवल का टेंडेंसी थोड़ा ज्यादा दिख रहा था। लेकिन माओ के लीडरशिप में चाइना जो था, रिलेंटलेस चाइना था, कि एकदम नहीं था, पूरा कन्फ्रंटेशन और रेडिकल चेंज के बारे में सोचते थे। अब दो पिलर है, एक बोल रहा है कि एकदम रेडिकल वे में, और एक बोल रहा है थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन में नहीं जाएंगे, थोड़ा ग्रेजुअल में जाएंगे। अब हमारे इंडिया में जो था, आमतौर पे हम लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो था, वो पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल गाइडेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट भी इनफैक्ट यूएसएसआर से मिलता था। ठीक है,
अब यहां पे ये दिक्कत हो गया कि कुछ लोग जो सीपीआई में थे वो ये सोचते थे कि चाइना वाला मेथड ज्यादा सही है, कुछ लोग थे वो यूएसएसआर वाला मेथड में कहते थे। अब इसी में बड़ा ही तनावपूर्वक चीज होने लगा, अंदर में टसल होने लगा, और 1962 वॉर हो गया जब चाइना ने भारत पे अटैक कर दिया। और उसमें से जो सीपीआई में कुछ जो लीडर्स थे, जो फैक्शन था, जो चाइना का मेथड को सपोर्ट करता था, उन्होंने ओपनली बोला चाइना के सपोर्ट में, मतलब इंडिया के अगेंस्ट में 1962 वॉर के टाइम में, क्योंकि उनको लगता था कि चाइना अगर आएगा, चाइनीज मेथड अगर सही हो गया तो हम लोग जो है वही रिवोल्यूशनरी चेंज कंप्लीटली इंडिया में लाएंगे और इंडिया में कम्युनिस्ट सिस्टम क्रिएट कर देंगे, और कम्युनिस्ट सिस्टम से क्या होगा, जस्टिस आ जाएगा, इमेंसिपेशन हो जाएगा। ऐसा थिंकिंग था। गलत थे वो लोग बेशक, लेकिन हां वो हुआ। तो बीच में तनाव बहुत बढ़ गया दोनों में, होते होते 1964 पहुंचा। और 1964 में क्या हुआ कि सीपीआई में विभाजन हो गया, स्प्लिट हो गया, और सीपीआई स्प्लिट होकर एक नया सीपीआई बना, जो सीपीआई एम कह सकते हैं आप इसको। M4, यहां पे एम याद रखिएगा, एम है मार्क्सिस्ट, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ठीक है, यहां बन गया। यहां पे दो तस्वीर है, तो दो ग्रुप हमने बताया, दो ग्रुप था उसमें। तो एक ग्रुप था जो सीपीआई जो था, जो यूएसएसआर को सपोर्ट करता था कह सकते हैं, तो उनके जो लीडर थे वो थे डांगे। ठीक है, ऐसे डांगे, ये तस्वीर है उनका, वो उनके लीडर थे। और ये जो हैं, ये है पी सुंदरिया, ये चाइना वाला जो पोर्शन था उनके आप ये कह सकते हैं कि लीडर थे। यहां तक हो गया। अब इसी के बीच 1967 में घटना घट गया, नक्सलवाड़ी इंसिडेंट। अब नक्सलवाड़ी इंसिडेंट से मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रेस करके इवोल्यूशन दिखाऊंगा, अभी तक कैसे पहुंचा है। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो 1967 में वो हो गया, और उसमें जो कुछ लीडर जो थे, जो सीपीआई एम के, याद रखिए नॉर्मल हो गया, अब इनके लीडर, अब हम इनके बारे में बात करेंगे। इनके लीडर थे, उन्होंने बहुत ओपनली सपोर्ट किया, और कुछ तो पार्टिसिपेट भी किए। जो ओपनली सपोर्ट करने वाले थे उनमें तुम्हारा चारू मजुमदार थे, कानू सन्याल थे, और जगत संथाल तो इनफैक्ट उनमें पार्टिसिपेट भी किए थे। तो नक्सलवाड़ी इंसिडेंट क्या हुआ कि बहुत सारा नॉर्मल कॉमन ट्राइबल लोग मिलके जमींदार्स को क्या कर दिया, मार दिया, हत्या कर दिया, और जितने भी उनके जमीन थे सब हड़प लिया और बांट लिया। ठीक है, यहीं से नक्सल मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहां पे तो हो गया कि वो चीज, और उनका थिंकिंग क्या था, थिंकिंग ये था कि बातचीत करके कुछ विशेष फायदा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, उस टाइम में केरला में इनफैक्ट गवर्नमेंट भी आ गया था, सीपीआई मार्क्सिस्ट वाले का गवर्नमेंट भी इनफैक्ट केरला में आ गया था, और बहुत जबरदस्त वेव था। बंगाल में भी बाद में इनफैक्ट उन लोगों ने जो लेफ्ट लीनिंग ने सरकार बना लिया था। ठीक है, तो वो उन्होंने बोला कि भाई आर्म्ड स्ट्रगल जो करेंगे, जो मार्क्स ने बोला था उस टाइप का अगर स्ट्रगल जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, हथियार से ही लड़ना पड़ेगा, तभी जाके जस्टिस हो सकता है, नहीं तो ये जो जमींदार हैं वो रूल करते रहेंगे, और नीचे जो गरीब तबके के लोग हैं वो ऐसे ही सफर करते रहेंगे। अगर ये इस रिलेशनशिप जो है, इसमें अगर चेंज लाना है, हथियार उठाना पड़ेगा, गोली बारूद हमें उठाना होगा, गोली चलानी होगी। ये एक मानसिकता, ये एक थिंकिंग आ गया। ठीक है, यहां पे अब लेकिन इस थिंकिंग से कि डायरेक्ट स्टेट से लड़े, स्टेट तो ताकतवर होता है बहुत, उससे अगर लड़े हम कन्फ्रंटेशन में डायरेक्ट गोली से, तो वो क्या सॉल्यूशन, क्या पर्पस से यील्ड करेगा वो पता नहीं। इसी बीच में कि थोड़ा तनाव शुरू हो गया, इनफैक्ट सीपीआईएम के अंदर भी, जो ये जो आपका है इसके अंदर भी तनाव शुरू हो गया, और फिर जाके 1969 में फिर से विभाजन हुआ, और क्या हो गया, सीपीआईएमएल बन गया, मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट। ओके, ये 22 अप्रैल को 1969 को हुआ था, जिस दिन लेनिन का बर्थडे था उसी दिन बना। और इस ग्रुप के जो मेजर लोग हुए वो हुए चारू मजुमदार और कानू सन्याल लीडर। और चारू मजुमदार, कानू सन्याल को ही कहा जाता है दैट फादर ऑफ नक्सल मूवमेंट इन इंडिया। और इन्होंने जिम्मेदारी एक तरह से कह लो कि आर्म रिवॉल्यूशन का ले लिया। और
उस समय से शुरुआत होता है आपका नक्सल मूवमेंट। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहीं पे स्टेबल नहीं रहा, फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने भी अपना रवैया दिखाया, गवर्नमेंट भी बहुत फोर्सफुल हो गया, गवर्नमेंट ने भी सबको, जितने भी लीडरशिप तो सबको एलिमिनेट कर दिया, सबको मार दिया, सब खत्म हो गए, कुछ जेल में चले गए, ठीक है। और इन्होंने भी जो मेजर जो एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि शिफ्ट जो हुआ, आप कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में शिफ्ट हुआ, और वहां पे उन्होंने धीरे धीरे जो पेज उनका खत्म हुआ तो उन्होंने एक 1980 में उन्होंने एक पीपल्स वॉर ग्रुप बनाया। किसका? सीपीआई एमएल का ही फैक्शन था पीपल्स वॉर ग्रुप, जो कि लड़ाई करता रहेगा, आर्म रिवॉल्यूशन चलता रहेगा। अब ये लोग कर रहे थे, इनके साथ सर्टेन चैलेंजेस था, सर्टेन प्रॉब्लम था, तो इसी में से कुछ लोग जो थे, जो कि उतने ज्यादा इनके मेथड से नाखुश थे, उन्होंने एमसीसी बना लिया, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर बना लिया। ये मोस्टली आंध्र प्रदेश और एडजॉइनिंग एरिया जो उड़ीसा का है, अभी का जो छत्तीसगढ़ है, वहां पे थे एक्टिव। ये लोग बिहार झारखंड में एक्टिव थे। ओके, तो ये जो बना वो 1995 में बनाया गया, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब लीडरशिप टर्मिनेट होने लगा, जब सरकार और एकदम ये करने लगा, अपना ताकत दिखाने लगा, तो इनका रैंक धीरे धीरे घटने लगा। बहुत कम लोग इनसे जुड़े हुए थे, तो इनको लगा कि भाई अब जो है कि कुछ तो हमें करना होगा। तो उन्होंने बनाया एक 2004 में, ये दोनों ने अपने आप को मर्ज कर लिया, बोला कि भैया विजन तुम्हारा एक ही है, चैलेंजेस हम दोनों को एक ही टाइप का है, तो काहे को दो दो यूनिट रखे, क्यों ना हम एक संगठन बना ले जबरदस्त टाइप। और ये मेजरली थिंक टैंक टाइप काम करते थे। और 2004 में उन्होंने बनाया सीपीआईएम, और ये वाला एम का मतलब है माओइस्ट। माओइस्ट का मतलब है जो माओ सेदुंग, जो चाइना वाले हैं, उनका जो सिद्धांत है, उनका जो आइडियोलॉजी है, उस पे चलने वाले। और उस समय से यही ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जितने भी घटनाएं घटती है, जो भी चलता है, उन सबको जो परिणाम जो देते हैं, वो यही ऑर्गेनाइजेशन उसमें शामिल है। बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हां बड़ा ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। ये मोस्टली जो है रेड कॉरिडोर कहा जाता है, जो कि आप कह लो कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र का तक, वो रेड कॉरिडोर है, वहां पे मोस्टली है। और वही मेजर ट्राइबल बेल्ट भी है इंडिया का, तो वहां पे ही मेजर एक्टिविटी इनका होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों होता है, क्या होता है, और कैसे कैसे इन्होंने अपना मूवमेंट को आगे बढ़ाया है इन डिटेल अगेन। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।